Okay, so now let me start the screen share. ठीक है, तो ये चीज हमने देखी थी हमारे पिछले क्लास के अंदर। हमने बात किया था हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और हमने बात किया था अबाउट द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया पहले इंडिपेंडेंट रहा करता था, लेकिन अब वो जाके सेल में रहने लगा, एंड दैट थ्योरी वाज कॉल्ड एज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंट था और उसके लिए कई सारे एविडेंस भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, लाइक दे हैव देयर ओन डीएनए एंड दे आर गोइंग टू बी हैविंग देयर ओन राइबोसोम्स। तो ये चीज हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय क्लोरोप्लास्ट। तो इतना कहानी हमने देख लिया था। अब चालू करते हैं हमारी जर्नी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को लेके, दैट व्हाट आर माय क्लोरोप्लास्ट, और लोग यहाँ पे क्या करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी ऑफ माय क्लोरोप्लास्ट। सो लेट्स सी ओवर हियर। सो पहले हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे प्लास्टिड्स की। चलो हम प्लास्टिड्स के यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो याद रखना प्लास्टिड्स में आपके आते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, दैट इज द सबसे कॉमन जो आपका होता है प्लास्टिड, वो आपका होता है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट इज नोन टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। ये आपका करता है आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। सो याद रखना प्लास्टिड्स के अंदर आपको कई सारे आपको टाइप्स मिल जाएंगे। वन ऑफ देम इज माय क्लोरोप्लास्ट, और इसका काम यहाँ पे होता है आपका खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स के अंदर, राइट। So it is seen in all the plants and all the euglenoids will have the plastid. अब आपके जो plastids होते हैं उनके आपके होते हैं अलग अलग टाइप्स। You get to have different types of plastids. Plastids के आपको अलग अलग टाइप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक तो आपका यहाँ पे हो गया क्लोरोप्लास्ट, राइट। उसके अलावा एक आपका होता है यहाँ पे आपका क्रोमोप्लास्ट। वन इज गोइंग टू बी माय क्रोमोप्लास्ट। अब जब भी आपके सामने क्रोमोप्लास्ट टर्म आएगा, याद रखना इसका एक ही काम होता है, कलर प्रोवाइड करना। क्रोमोप्लास्ट अगर आपके सामने टर्म आ रहा है तो आपको याद रखना है इसका एक ही काम होता है हमेशा, कलर प्रोवाइड करना। अब ये कलर किसको प्रोवाइड करेगा? ये कलर आपको प्रोवाइड करेगा फ्रूट को, वेजिटेबल्स को, या आपके पेटल्स को। तो याद रखना आपके प्लांट सेल के अंदर अगर आपके पास क्रोमोप्लास्ट है तो समझ जाना इसका एक ही काम वहां पे होता है, कलर प्रोवाइड करना। इट गिव्स यू द कलरेशन, ये आपको कलरेशन आपका प्रोवाइड करेगा। कलर जनरली आपको प्लांट में कहाँ मिलता है? पेटल से मिल जाता है। पेटल्स आपको मिल जाते हैं कलरफुल, पिंक, रेड, ब्लू, ऑरेंज आपको मिल जाते हैं, राइट। उसके अलावा फ्रूट्स जो आपके होते हैं, फ्रूट्स होते हैं आपके, वेजिटेबल आपके होते हैं, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी शोइंग माई लाइक कलरेशन। उनके भी अंदर भी आपको कलर जाएगा। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, द थर्ड वन इज माई ल्यूकोप्लास्ट। जो तीसरा मेरा यहाँ पे है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट। तो याद रखना जो ल्यूकोप्लास्ट मेरा जो यहाँ पे प्लास्टिड है, इसका बेसिकली काम होता है मेरा यहाँ पे स्टोरेज करना। इसका और कुछ काम नहीं होता, ये कलरलेस होता है और इसका एक ही काम यहाँ पे होता है, टू कैरी आउट द स्टोरेज। सो इसका एक सिंपल काम यहाँ पे रहेगा, दैट इज टू कैरी आउट द स्टोरेज। सो ये चीजों को स्टोर करके रखता है। इट इज नोन फॉर द स्टोरेज ऑफ मटेरियल। क्या क्या चीजें स्टोर कर सकता है? ये स्टोर कर सकता है आपका स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल्स एंड लिपिड्स, इन सब चीजों को स्टोर कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एज माय ल्यूकोप्लास्ट। तो हमेशा याद रखना जब भी आप प्लास्टिक की बात करते हैं आपको ये तीन टर्म्स याद रखने, यू हैव अ क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। कौन क्या कर रहा है ये आपको क्लियर कट आपको याद रहना चाहिए, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो ल्यूकोप्लास्ट को हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो जब हम बात करें प्लास्टिड्स की तो ल्यूकोप्लास्ट की हम बात करेंगे तो इसमें हम आपको तीन टाइप्स आपको मिल जाता है। सो ल्यूकोप्लास्ट आप जानते हो इट इज अ कलरलेस प्लास्टिड, और ये काम करता है आपके स्टोरेज का। इट इज नोन फॉर द स्टोरिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अब क्या क्या ये यहाँ पे स्टोर करता है और ये नाम इनको क्या मिलते हैं? तो याद रखना जिस टाइप का बायोमोलिक्यूल ये लोग स्टोर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल हैव अ नेम। तो ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं अमाइलोप्लास्ट। सो अमाइलोप्लास्ट जो आपका यहाँ पे होगा, इट इज नोन फॉर द स्टोरेज ऑफ द स्टार्च। इसका काम होता है स्टार्च को स्टोर करना, राइट। तो अगर आप पोटैटो खा रहे हो तो पोटैटो के अंदर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको मिलेगा आपका अमाइलोप्लास्ट। सो बेसिकली जब आप आलू खा रहे होते हो तो आप अमाइलोप्लास्ट भी आप कंज्यूम कर रहे होते हो। सो अमाइलोप्लास्ट आपको जो मिलता है पोटैटो के अंदर, इसका काम होता है स्टार्च को स्टोर करना। ठीक है, उसी तरीके से आपका एकोप्लास्ट है आपके यहाँ पे इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट इज द वन जिसका काम होता है स्टोर करना आपका यहाँ पे ऑयल्स और फैट को। सो ऑयल्स और फैट को ये यहाँ पे आपका स्टोर करेगा। एग्जाम्पल हम यहाँ पे कैस्टर सीड ले सकते हैं। पता है आपने ये सुना होगा, सनफ्लावर ऑयल आपने सुना होगा, देन यू मस्ट हैव हर्ड कैस्टर ऑयल आपने सुना होगा। तो ये ऑयल कहाँ से निकल रहा है? इन सीड्स में से निकल रहा होता है। और इन सीड्स में से ऑयल क्यों निकल रहा होता है? बिकॉज इन सीड्स के अंदर आपको इलियोप्लास्ट यहाँ पे मिलता है देखने के लिए। तो सनफ्लावर ऑयल काफी फेमस है, कैस्टर ऑयल काफी फेमस है, आपका सोयाबीन ऑयल काफी आपका फेमस है। सो दिस ऑल ऑयल्स आर कमिंग फ्रॉम द सीड, और इन सीड्स के अंदर आपको मिलता है एक अच्छे अमाउंट में आपका इलियोप्लास्ट, जिसके अंदर आपको ऑयल का स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन ओवर हियर इज माय
यूरोप्लास्ट, हाँ जी बेटा बताइए। या ऋषि टेल अस, समवन हैज अ क्वेश्चन? नो नो, ओके। देन यू हैव अ एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट इज अ वन जिसका काम होता है आपका प्रोटीन को स्टोर करना। ये आपका वो ऑर्गेनल आपका यहाँ पे हो जाता है जिसका काम होता है प्रोटीन को संभाल कर रखना, प्रोटीन को स्टोर करना। सो दैट इज वन टाइप ऑफ माय प्लास्टिड, वन टाइप ऑफ माय ल्यूकोप्लास्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट में हमेशा रखना है इसकी, जब भी आप बात करो यू विल हैव अ 3 टाइप्स, इसमें आपको याद रखना है। और वो 3 टाइप आपके सामने यहाँ पे लिख के रखे हुए, यू हैव अ अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट, राइट। कौन क्या रख रहा है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो इसके ऊपर बेस कई बार आपको मैच द फॉलोइंग आ जाता है, इसके ऊपर बेस्ड आपको कई बार मैसेज फॉलोइंग आ जाता है, तो आपको फिर उसे हैंडल करना आना चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट टू आस्क यू, ठीक है, राइट। दैट इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन। क्रोमोप्लास्ट यहाँ पे देख लो आपका, यहाँ पे क्या है क्रोमोप्लास्ट में, यहाँ पे ये लिखा हुआ है दैट क्रोमोप्लास्ट इज नोन टू हैव अ फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट। इसमें आपको कुछ पिगमेंट्स मिलेंगे और उन पिगमेंट की वजह से आपका कलर इंपार्ट होता है। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपको कुछ यहाँ पे पिगमेंट्स मिल जाते हैं, यू कॉल देम एज फैट सोल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, और इन पिगमेंट्स की वजह से ही आपका कलर इंपार्ट किया जाता है या कलर आपको मिलता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, स्ट्रक्चर को। तो कौन से पिगमेंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे? एक याद रखना है यहाँ पे कैरोटीन, और एक याद रखना है यहाँ पे आपका ज़ेंथोफिल। तो ज़ेंथोफिल, कैरोटीन आर द 2 टाइप ऑफ पिगमेंट्स यू विल फाइंड इन देम, और इनके से आपको यहाँ पे कलर देखने के लिए आपको मिलेगा, आपके पेटल्स के अंदर, फ्रूट के अंदर आपको यहाँ पे कलर देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। Okay, so this is something should be clear to you in terms of my chromoplast. Okay, अब देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है मालूम है क्या? Sometime what happens, very often you will find happening कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट के अंदर, वो आपका कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू माय क्रोमोप्लास्ट। ये कई बार देखने के लिए आपको मिलता है कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है दैट इज समथिंग व्हिच विल कन्वर्ट इनटू योर क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट का तो काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन जब वो कन्वर्ट कर दिया गया इनटू क्रोमोप्लास्ट, देन इट विल कैरी आउट, मतलब कलर देना ये चालू करेगा। सो नाउ इट विल गिव द कलर टू दैट पर्टिकुलर पेटल और फ्रूट को कलर देना वहां पे चालू करेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल आप रिलेट कर पाओगे। आप मुझे बताइए, जब आप मैंगोस को देखते पेड़ पे लगे हुए, तो जनरली मैंगोस का कलर क्या होता है? ग्रीन, ग्रीन, पीला कलर, राइट, ग्रीन कलर आपको मिल जाता है, राइट। जब इनिशियली लगे होते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं। कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, व्हाट इज अ कलर व्हिच चेंजेस टू येलो, येलो या ऑरेंज? आपका वहां पे कलर चेंज हो जाएगा। तो वहां पे हुआ क्या? बेसिकली वहां पे आपका जो क्लोरोप्लास्ट था दैट एक्चुअली गॉट कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोप्लास्ट, और जैसे आपका कन्वर्जन यहाँ पे होता है, सो व्हाट यू गेट टू सी कि वहां पे आपको कलर देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाए, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे दूंगा, एक और एग्जांपल आपको यहाँ बनेगा। एक तो मैंगो का मैंने आपको एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल आपको यहाँ पे दे सकता हूँ आपके चिली का। तो चिली आपकी जो होती है, जो मिर्च आपकी जो होती है, वो इनिशियली आप में से काफी लोग घर पे भी आपके गार्डन में ग्रो करते होंगे, तो वहां पे उनका कलर होता है ग्रीन इनिशियली। बट अगर आप उसे रहने दोगे ना वैसे के वैसे ही लंबे टाइम के लिए, देन इट विल टर्न इनटू रेड इन कलर, वो आपकी रेड कलर की वहां पे हो जाएगी। सो दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच बिकम्स एग्जांपल ऑफ योर पर्टिकुलर दिस क्लोरोप्लास्ट कन्वर्टिंग इनटू माय क्रोमोप्लास्ट। तो ये आपको एग्जांपल्स यहाँ पे आपको याद रखने, ज्यादा एग्जांपल्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ दिस, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। सो ये याद रखना, दैट इज व्हाट माय क्रोमोप्लास्ट इज नोन फॉर, एग्जांपल याद रखना। Now we have something in terms of my chloroplast. क्लोरोप्लास्ट को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा हमारा प्लास्टिड है जो फोटोसिंथेसिस करता है, और पूरे प्लेनेट पे जो आपका खाना बन रहा है वो बेसिकली इसका से बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं क्लोरोप्लास्ट का, सो क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। पहली चीज, इट विल हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। क्लोरोप्लास्ट विल हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। तो इसके अंदर भी आपको मिलेगा आपका आउटर मेम्ब्रेन एंड यू विल आल्सो हैव द इनर मेम्ब्रेन। जो भी यहाँ पे बताऊंगा आपको ध्यान से सुनना और याद रखना। सो इट विल आल्सो हैव द आउटर मेम्ब्रेन, इट विल आल्सो हैव द इनर मेम्ब्रेन। सो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे दोनों मिलते हैं। सो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, ओके। अब क्लोरोप्लास्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे ग्रेना। सो ओवर हियर यू विल गेट टू हैव प्रेजेंस ऑफ अ ग्रेना। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं देखने के लिए आपके यहाँ पे ग्रेना। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे वहां पे, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के रखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ग्रेना। यू कॉल देम एज अ ग्रेना। अब अगर आप ग्रेना को मैग्नीफाई करके देखते हो कि ग्रेना है क्या एक्चुअली में, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है जिसको मैं यहाँ पे ग्रेना कह रहा हूँ, दिस इज समथिंग आई एम कॉलिंग एट इट एज अ ग्रेना।
ये मेरा ग्रेना एक्चुअली में है क्या। तो अगर आप इसे ध्यान से अगर आप इसे और डिटेल में अगर आप देखते हो, देन यू रियलाइज इट इज मेड अप ऑफ माय थैलाकॉइड। मतलब एक सिंगल यूनिट जो आपके यहाँ पे होता है इसको हम कहते हैं थैलाकॉइड। ये सिंगल यूनिट जो आपके यहाँ पे, इसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ थैलाकॉइड। और ऐसे कई सारे थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे बैठे हुए आपको मिल जाएंगे। ऐसे कई सारे थैलाकॉइड आपको एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे बैठे हुए मिल जाते हैं। और ये जो थैलाकॉइड का पूरा पाइल आपको यहाँ पे दिखता है, दैट कंप्लीट पाइल ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ग्रेना। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ग्रेना। ठीक है, तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी कि यार मेरे ग्रेना में क्या लगा हुआ होता है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि चलो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इज नोन फॉर माय फोटोसिंथेसिस। अगर आपको प्रिसाइसली पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि फोटोसिंथेसिस होता है आपके, हाँ जी बेटा, हाँ जी, बोलिए बेटा बोलिए, कहाँ पे होता है? मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, ठीक है ठीक है, ऑलराइट, सही है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, फोटोसिंथेसिस की जब आप बात करते हो ना, तो आपको यहाँ पे दो चीज याद रखनी है। फोटोसिंथेसिस में अगर आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल आपने पढ़ा है ये चीज, याद रखना, फोटोसिंथेसिस विल हैव द टू पार्ट्स। फोटोसिंथेसिस विल हैव द टू पार्ट्स। एक होता है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा एज अ लाइट रिएक्शन। एक होता है हमारा जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ लाइट रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ, मैं तो केल्विन साइकिल बोलूंगा, उसको हम इवन कहते हैं डार्क रिएक्शन, बट यू कैन आल्सो गोइंग टू बी कॉलिंग इट एज अ केल्विन साइकिल। ठीक है, तो आपके दो चीजें आपको याद रखनी है, लाइट रिएक्शन या केल्विन साइकिल। ये दो इवेंट्स आपको मिलेंगे होते हुए आपके ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो प्लीज याद रखना हमेशा, ये आपको हमेशा याद रखना है कि लाइट रिएक्शन जो आपका होता है, इट विल टेक प्लेस इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। हाँ जी, ये आपका होगा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। सो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपका होता है आपका लाइट रिएक्शन। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन यहाँ पे कौन सी आएगी, ये जो है ना आपकी, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, ये जो आपकी है, दिस वन, दिस इज माय मेम्ब्रेन, दिस इज द मेम्ब्रेन, इवन दिस इज द मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है मेरी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। सो दिस इज माय थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और इसके अंदर आपको मिलेगा होते हुए आपका लाइट रिएक्शन। अब एक और सवाल आपके सामने आ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहाँ पे मिलते हैं, तो इसका आंसर भी सेम रहेगा। याद रखना, क्लोरोफिल आपको जो मिलेंगे, दे विल ऑलवेज बीन सीन इन माय थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, दे आर ऑलवेज सीन इन माय थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ही आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, और यही वही लोकेशन है आपकी जहां पे आपका होगा यहाँ पे लाइट रिएक्शन। तो ये बात आपको भूलनी नहीं है, दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, क्या यहाँ तक बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारे बच्चों को समझ आ रहा है यहाँ तक? जो बच्चे थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए थे, क्या उनको ये बात पता चल रही है? जो लोग थोड़ा सा लेट हुए थे, थोड़ा सा लेट क्योंकि वो कहीं पे ऑक्यूपाइड थे, टाइम पे आया करो बेटा, टाइम पे आया करो, ठीक है, चलो। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। ओके, लाइट रिएक्शन मेरा हो गया थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। क्या आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि आपका केल्विन साइकिल आपका कहाँ पे होगा? स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा। आप लोग कह रहे हो तो सही होगा फिर तो। यस, दैट विल टेक्स प्लेस इन माय स्ट्रोमा। याद रखना, मेरा केल्विन साइकिल होता है मेरे एक जगह पे जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा कहाँ पे लो, तो हमने लेबल किया नहीं। ये जो फ्री स्पेस मेरी जो आपको यहाँ पे दिख रही है, द फ्री स्पेस आई विल गेट ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोमा। ये फ्री स्पेस जो यहाँ पे दिखती है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्ट्रोमा। ठीक है, याद रखना, फ्री स्पेस को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। आपको ग्रेना मिल गया, स्ट्रोमा मिल गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये आपको याद रखना है। और ऐसे ग्रेना सिर्फ दो ही बनाए, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ ग्रेना यू विल हैव इन द क्लोरोप्लास्ट। और ये जो ग्रेना मेरे यहाँ पे रहते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे रहेंगे कनेक्टेड, ये एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसे जितने भी ग्रेना है, सारे के सारे एक दूसरे के साथ वहां पे कनेक्टेड रहेंगे। और ये जो कनेक्शन यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्ट्रोमल। वेरी गुड, यू कॉल हिम एज अ स्ट्रोमल लैमेले। ठीक है, so stromal lamellae are the one which are known to connect the all the grana. So सारे grana जो मेरे यहाँ पे रहेंगे वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे रहेंगे connected, and that is all happening with the help of the stromal lamellae, right? तो अभी हमने क्या देखा कि क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है, ग्रेना है, ग्रेना इज मेड अप ऑफ माय थैलाकॉइड, और स्ट्रोमा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये हमने देख लिया। इसके अलावा याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट विल आल्सो हैव इट्स ओन सर्कुलर डीएनए। इसके पास भी होगा इसका खुद का सर्कुलर डीएनए, सो इट विल आल्सो हैव इट्स ओन सर्कुलर डीएनए। सो इसके पास भी रहेगा सर्कुलर डीएनए।
तो इनके पास भी है खुद का डीएनए, खुद का डीएनए भी है इनके पास, और इनके पास खुद के राइबोसोम्स भी होंगे, याद रखना। दे विल हैव देयर ओन डीएनए एंड दे विल आल्सो हैव देयर ओन राइबोसोम्स। इनके पास भी खुद के राइबोसोम्स यहाँ पे होते हैं, so they will have their own ribosomes। ये होंगे मेरे यहाँ पे 70s राइबोसोम्स। तो जो आपको मिल रहा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वही चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। यू आल्सो हैव अ सर्कुलर डीएनए ओवर हियर, यू आल्सो हैव अ राइबोसोम्स, तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और इसलिए कहा जाता है कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपके क्लोरोप्लास्ट के लिए भी लागू होती है। सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी है, और वही थ्योरी आपके क्लोरोप्लास्ट के लिए भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो याद रखना, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की जब हम बात करते हैं, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस की थी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, तो याद रखना ये थ्योरी जब आपके सामने आएगी तो आपके दिमाग में दो नाम आने चाहिए। एक नाम तो आएगा ही पहले, सबसे पहले आपके दिमाग में नाम आएगा, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। अकेला रहता था, फिर बाद में आकर रहना चालू कर दिया सेल के अंदर, तो ये तो आपके दिमाग में आ जाएगा। दूसरा नाम जो आपके दिमाग में आना चाहिए, दैट इज माई क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के लिए भी कहा जाता है दैट इट वाज लिविंग इंडिपेंडेंट लाइफ पानी के अंदर, लेकिन बाद में ये सेल के अंदर आके वहां पे रहना इसने चालू किया। ठीक है, सेल को भी फायदा मिला यहाँ पे कि एक अच्छा ऑर्गेनल आ गया जो अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर सकता था, और क्लोरोप्लास्ट को प्रोटेक्शन मिल गई सेल मेम्ब्रेन की। सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दोनों के लिए यहाँ पे लागू होती है। क्या ये चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब एक और बात याद रखना, अगर आपको कोई ऑर्गेनल दिखता है जिसके पास खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम है, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, सेमी ऑटोनॉमस। सो याद रखना, आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है, इनके पास है खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स, तो इनके लिए हम एक टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस। सो अगर आपसे कोई पूछे कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल आपके यहाँ पे कौन है जो एक तरीके से खुद की चीजें खुद से मेंटेन कर सकता है, मतलब खुद का प्रोटीन बना सकता है, खुद के जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकता है, ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये है मेरे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। सो दे आर माय सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। ये टर्म आपको मिलेगा देखने के लिए, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां पे आपको ये टर्म मिल सकता है। तो सेमी ऑटोनॉमस टर्म अगर आपके दिमाग में सामने आता है, देन याद रखना दे आर टॉकिंग अबाउट। एक बार आप रिपीट कर सकते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल मतलब हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल का यहाँ पे मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनल जो अपनी कुछ चीजों को खुद से ही फुलफिल कर सके। सेमी मतलब हाफ, ऑटोनॉमस मतलब खुद से अपनी चीजों को फुलफिल करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के कुछ प्रोटीन बना सकता है, क्लोरोप्लास्ट भी अपने खुद के प्रोटीन खुद ही बना सकता है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए हम इन्हें बोलेंगे यहाँ पे एज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स, दे कैन मेक देयर ओन, they have their own ribosomes and they have their own protein and they have their own DNA. So such organelles are called as my semi-autonomous, और ये टर्म आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए आप यहाँ पे लागू होता है। तो ये टर्म आपको इनके साथ आपको हमेशा एसोसिएट करना होगा, क्योंकि ये टर्म आपको मिलेगा स्टेटमेंट्स के अंदर, आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे आ रही, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। और याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि पिगमेंट कहाँ मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा थैलाकोइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपको मिलता है आपके सारे पिगमेंट। तो पिगमेंट क्या हो गया आपके यहाँ पे? क्लोरोफिल हो गया, कैरोटेनॉइड हो गया, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो भी लाइट को आप ट्रैप कर रहे हो, वो ट्रैप करने के लिए पिगमेंट्स आपके सारे मिलते हैं आपके थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने वहां पे पिक्चर बनाई थी उसका बेटर वर्जन यहाँ पे आप देख पा रहे हो। यहाँ आउटर इनर वर्जन, आउटर इनर मेम्ब्रेन ओवर हियर, यू कैन सी द स्ट्रोमल लैमेला ओवर हियर, कनेक्ट कर रहा है सारे ग्रेना को। यहाँ पे ग्रेना आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, स्ट्रोमा आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइबोसोम्स भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? तो यू कैन सी ऑल दोस थिंग्स ओवर हियर। ठीक है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी। बाकी स्टोरेज बॉडीज भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, राइट? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स मतलब जो सेल्स आपको लीव्स में मिलते हैं ना, जो सेल्स आपको लीव्स के अंदर मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। वहां पे मेनली आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, राइट? कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम के अंदर भी आपको मिल जाता है, बट आपको याद रखना है कि मेसोफिल सेल्स के अंदर आपको मेनली आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा देखने के लिए, राइट? नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल इन क्लेमाइडोमोनास। सो इनका नंबर वेरी करता है क्लोरोप्लास्ट का। क्लेमाइडोमोनास में एक ही होता है पर सेल, क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है पर सेल, राइट? और ग्रीन एल्गे to 20 to 40 per cell in the mesophyll cell of the higher plant. So अगर एक हायर प्लांट को अगर आप देखते हो तो उसके एक सेल के अंदर आपको 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट आपको वहां पे मिल जाएंगे,
राइट. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जो हमने देखा था अभी यहाँ पे. द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोमा. सो स्ट्रोमा हमने वहां पे देखा था, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको स्पेस मिल रही है दैट इज माय स्ट्रोमा. पूरी जो फ्री स्पेस होती है ना बेटा यहाँ पे, पूरी जो आपकी फ्री स्पेस यहाँ पे होती है, दैट फ्री स्पेस इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोमा. जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का कौन सा रिएक्शन होता है बता दो जल्दी. रिएक्शन. केल्विन साइकिल बोला करो, वो डार्क अब पुराना टर्म हो गया. केल्विन साइकिल बोला करो, ठीक है. उसी बहाने केल्विन भी नाम आपको याद हो जाएगा. राइट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये बात आपको याद रखनी इन टर्म्स ऑफ माय प्लास्टिड. सो क्लोरोप्लास्ट हमने देख लिया और हमने बाकी के प्लास्टिड्स में हमने वहां पे देख लिया. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइबोसोम्स. राइबोसोम्स को लेकर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करनी. हम जानते हैं कि हमारे जो प्रोकैरियोटिक यहाँ पे आपके जो राइबोसोम्स होते हैं, हम जानते हैं ये क्या होते हैं. दे आर माय 70s, 50s प्लस 30s. तो 50s इज फॉर माय लार्ज यूनिट. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज माय लार्जर यूनिट. आई थिंक ये सारी बात आप लोग को मालूम है, हमने बात किया था. दिस इज लार्जर यूनिट एंड दिस इज माय स्मॉलर यूनिट. दिस इज माय स्मॉलर यूनिट. ठीक है. देन यू हैव अ यूकैरियोटिक राइबोसोम. इसमें चीजें आपकी अलग हो जाती है. इसमें आपको जो लार्जर यूनिट आपका होता है दैट इज माय 60s, और स्मॉलर यूनिट जो मेरे यहाँ पे होता है दैट इज गोइंग टू बी मेड ऑफ माय 40s. और जो पूरा राइबोसोम जो मेरा होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ 80s राइबोसोम. ठीक है. याद रखना, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर गोइंग टू बी माय 80s राइबोसोम, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो मेरे होते हैं हमेशा यहाँ पे एज अ 70s राइबोसोम. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि राइबोसोम किससे बना हुआ होता है. राइबोसोम बना हुआ किससे होता है. सो अगर आपसे कोई पूछे कि राइबोसोम की रेसिपी क्या है, अगर आपको राइबोसोम बनाना पड़े तो आपको क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी राइबोसोम बनाने के लिए. प्रोटीन. वेरी गुड मोनिका. सो राइबोसोम्स बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है. यू नीड टू इंग्रेडिएंट्स टू मेक राइबोसोम्स, और वो इंग्रेडिएंट्स मेरे यहाँ पे होते हैं प्रोटीन प्लस आरएनए. बहुत बढ़िया. दैट इज माय राइबोसोमल आरएनए. ठीक है. तो ये दो चीजों की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ती है. अगर आपके पास ये दो चीजें हैं तो आप घर बैठे राइबोसोम बना सकते हो. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ. ठीक है. सो प्रोटीन प्लस आरएनए, राइट, दे आर द वन which are required to make the ribosomes. ठीक है. तो राइबोसोम के अंदर आपको ये दो चीज आपको मिल जाएगी. You will have RRNA. RRNA अगर किसी को मालूम है तो याद रखना, RRNA को हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ राइबोसोमल आरएनए. इसको हम इवन कहते हैं एज अ राइबोसोमल आरएनए. क्या. तो ये दो चीजों को मिला के आप राइबोसोम बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी राइबोसोम है. राइट. और एक और चीज रखना, राइबोसोम का रोल क्या होता है बता दो सब लोग फटाफट. क्या काम होता है इसका. बस एक ही बात याद रखनी है, प्रोटीन सिंथेसिस, और ये और कुछ नहीं करता. बस एक इसका काम होता है टू कैरी आउट द प्रोटीन सिंथेसिस में आपके यहाँ पे करेगा मदद. ठीक है. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो ये इतनी बात आप यहाँ पे रखेंगे फिलहाल के लिए. दिस इज द वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर व्हिच हैज बीन मेंशन्ड अबाउट द राइबोसोम. दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. राइट. अब हम बात करते हैं, हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है हमारा यहाँ पे, दैट इज माय न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस की हम यहाँ पे बात करते हैं एंड लेट्स सी न्यूक्लियस में हमें यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा. ओके. सो लेट मी ड्रॉ अ पिक्चर ओवर हियर. थोड़ा सा पिक्चर बनाते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस का. So cell के अंदर you will have a nucleus. So let's say this is my nucleus, and nucleus will have, it's a rounded structure. ठीक है. it's a rounded structure आपको यहाँ पे मिल जाएगा न्यूक्लियस का. अब मैंने यहाँ पे गैप्स बना के रखे हुए यहाँ पे. उसका रीजन है यहाँ पे गैप्स क्यों है वो हम देखते हैं बाद में, बट you will have gaps over there. इसका माइक ऑन हो गया. ऑलराइट. चलो. So when you talk about the nucleus, तो याद है ना, nucleus is also going to be a double membrane structure. So nucleus भी आपके यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल आपके यहाँ पे आ जाता है. So nucleus के अंदर भी आपके यहाँ पे दो मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे मिल जाएगी. So we'll have outer membrane and we'll have inner membrane. So we'll have a like outer membrane and we'll have inner membrane. So nucleus will also going to be having a double membrane. तो अभी तक दो मेम्ब्रेन वाले हमने कौन से ऑर्गेनल यहाँ पे देख लिए. तो न्यूक्लियस हो गया, उसके अलावा और कौन से दो होते हैं. बिल्कुल सही. राइट. सो दीस वर द वन व्हिच आर हैविंग द टू मेम्ब्रेन्स. राइट. सो न्यूक्लियस की भी यहाँ पे आपकी दो मेम्ब्रेन आपको मिल जाएगी. राइट. सो यू विल हैव योर आउटर मेम्ब्रेन एंड यू विल हैव योर इनर मेम्ब्रेन. लड़कों की आवाज नहीं आ रही. अनिरुद्ध पता चल रहा है यहाँ तक सब कुछ. अनिरुद्ध, शिव, प्रखर, सौरभ. ठीक है. यस सर. एंड अक्षय. अभी तो चार नाम ही याद है लेकिन बाकी नाम धीरे धीरे याद आएंगे. सो कोई चीज समझना है तो प्लीज बता देना.
क्योंकि लड़के नीट के क्लास में होते हैं हमेशा माइनॉरिटी के अंदर, इसलिए ओके ओके सर। हाँ वोकल रहना बिल्कुल, ताकि पता चले कि हाँ है सब लोग, राइट। ऐसा नहीं सब लड़कियां बोले तो चुप हो गए तुम लोग साइड में। ओके, सो विल हैव आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन ओवर हियर, राइट। नाउ व्हाट डू गेट टू सी इन द न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियस के अंदर आपको आउटर इनर मेम्ब्रेन तो आपको मिल जाएगी। न्यूक्लियस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी मिलती है यहाँ पे, दैट इज द डीएनए, राइट। न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट्स गोइंग टू बी डीएनए। सो यू विल हैव द डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, अब डीएनए तो चलो आपको यहाँ पे मिल जाए, आपकी जो फ्री स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगी ना न्यूक्लियस के अंदर, जो आपको फ्री स्पेस यहाँ पे मिलती है, द फ्री स्पेस इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। सो द फ्री स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ फ्री स्पेस, जैसे आपका साइटोप्लाज्म होता है, the way you have a cytoplasm, similarly you will have a nucleoplasm over here. तो ये बात रखना, that nucleoplasm is a free space you will find in the nucleus, right? अब न्यूक्लियस के अंदर आपको you'll have a, so nucleus have a double membrane covering, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, you'll have a outer membrane, so you'll have a, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, you will have a double membrane covering in the nucleus. So that is something should be not something should be very tricky to understand. You will have a double membrane covering will be observed. ठीक है, अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरा यहाँ पे डीएनए वहां पे मेरा रखा हुआ है। अब याद रखना न्यूक्लियस को करना क्या पड़ता है ना, न्यूक्लियस को हमेशा चीजों को अंदर लाना पड़ता है, चीजों को बाहर भेजना होता है। काफी चीजें होती है तो अंदर से बाहर जाती है, काफी चीजें होती है तो आपकी बाहर से अंदर आती है। सो न्यूक्लियस को हमेशा कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना होता है। बाहर है साइटोप्लाज्म, राइट, तो कई बार उसे कुछ चीजें साइटोप्लाज्म में भेजनी होती है और कई बार कुछ चीजें उसे बाहर से अंदर लानी होती है, जैसे प्रोटीन अंदर लाना होता है, अंदर से आरएनए बाहर भेजना होता है। और किसका माइक ऑन है? कौन है? अलीजा, आपका माइक ऑन है, थैंक यू। सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, याद रखना दैट न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा आपको, देखिए दैट आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना होता है। तो इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे आपको मिलेंगे बनाए हुए यहाँ पे कई सारे न्यूक्लियोपोर, right, number of holes over here on the nucleus, and those holes over here are called as my nuclear pores. So we'll have presence of a nuclear pores. न्यूक्लियर पोर्स। अब न्यूक्लियर पोर्स का नाम काम याद रखना, इनकी वजह से न्यूक्लियस चीजों को एक्सचेंज कर सकता है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। अगर कुछ भी करना हो यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ माय न्यूक्लियर पोर्स। तो ये याद रखना, और इनका नंबर अराउंड रहेगा आपका अराउंड 3000 न्यूक्लियर पोर आपको यहाँ पे बनाया हुआ आपको मिल जाएंगे। ऑब्वियसली मैं 3000 तो यहाँ पे बनाऊंगा नहीं, बट याद रखना यू विल हैव दिस मच नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स विल बी सीन ओवर हियर। और इनका रोल याद रखना, इनका रोल यहाँ पे होता है ताकि आप एक्सचेंज कर सको अपने मटेरियल को, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आप यहाँ पे कर सको, ठीक है। दैट इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। So that is what my nuclear pore are going to be doing, right? Exchange of material over here. Okay? तो इतना हमने यहाँ पे देख लिया, न्यूक्लियोप्लाज्म मेरा यहाँ पे फ्री स्पेस है, न्यूक्लियर पोर से हम यहाँ पे एक्सचेंज करें मटेरियल को, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग मेरी न्यूक्लियस में मिल रही है, और न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा मेरे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज माय डीएनए। सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपका जेनेटिक मटेरियल जो डिटरमाइन करता है कि आप कैसे लाइक बिहेव करते हो, दिख रहे हो, एवरीथिंग इन योर बॉडी इज डिटरमाइंड बाय डीएनए, इज समथिंग व्हिच इज देयर इन द न्यूक्लियस, राइट। नाउ अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, ये जो आपका डीएनए होता है ना, डीएनए के कुछ एरिया में अगर आप डीएनए को ऑब्जर्व करोगे तो उसके कुछ एरिया में आपको ऐसे डार्क एरियाज आपको मिलेंगे, ऐसे बड़े बड़े बल्जिंग एरियाज आपको मिलेंगे वहां पे, राइट। सो यू विल फाइंड सम डार्क बल्जिंग एरियाज इन द डीएनए, एंड दैट बल्जिंग एरिया इन द डीएनए जो आपको यहाँ पे मिलेगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोलस। याद रखना है, ऐसे कुछ बल्जिंग एरियाज आपको मिलेंगे यहाँ पे, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोलस। भूलना मत और मिक्स मत करना, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोपोर इन सबको मिक्स मत करना, सब अलग अलग चीजें हैं। सो न्यूक्लियोलस इज समथिंग जो आपको मिलेगा डीएनए के अंदर ही, आपको एक डेंस एरिया आपको मिलेगा, आपको एक डेंस एरिया डीएनए पे मिलेगा, और ऐसे 2-3 एरियाज आपको मिल जाएंगे, एंड दैट एरिया इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोलस। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि न्यूक्लियोलस करता क्या है, तो न्यूक्लियोलस बेसिकली आपका राइबोसोम सिंथेसिस में आपकी मदद करता है। न्यूक्लियोलस इज वेल नोन फॉर राइबोसोम सिंथेसिस, तो ये बात याद रखना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि राइबोसोम कहाँ से बन के आते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा न्यूक्लियोलस, ठीक है। सो न्यूक्लियोलस इज द वन, न्यूक्लियोलस जो आपका यहाँ पर है, न्यूक्लियोलस इज द वन व्हिच इज नोन फॉर राइबोसोम सिंथेसिस। ये सवाल पहले भी आ चुका है, फ्यूचर में भी आ सकता है,
सो राइबोसोम्स सिंथेसिस के लिए जो जहां जाता है दैट्स माय न्यूक्लियस। यहाँ पे आपका लार्जर और स्मॉलर यूनिट आपका बनाया जाएगा, यहाँ पे आपका लार्जर और स्मॉलर यूनिट आपका बनाया जाता है, एंड देन दैट्स हाउ वी से द राइबोसोम्स हैव बीन फाउंड ओवर हियर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं और भी चीजों को। पहले हम यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहले हम देख लेते हैं बेसिक चीजें। न्यूक्लियस इज अ सेल ऑर्गेनल, फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले 1831 के अंदर, राइट। जनरली यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स एटलीस्ट वन न्यूक्लियस, जनरली आपका हर एक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको एक न्यूक्लियस तो आपको मिल जाता है, राइट। बट कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता, जैसे आपके हो गए, बट न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर फ्लोएम में आपको नहीं मिलेगा, लाइक सीव ट्यूब में आपको नहीं मिलता न्यूक्लियस, राइट। इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी के अंदर भी आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता। तो ये चीज आप कह रहे हैं कि कुछ सेल्स होते हैं जिनमें आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा मेच्योरिटी के बाद, बट जनरली आपके हर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको एक न्यूक्लियस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और कभी कभी तो कंडीशन ऐसी भी होती है कि आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी आपको मिल जाता है, कभी कभी कुछ सेल्स के अंदर आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी आपको मिलते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। बट फिलहाल के लिए याद रखना that you will have nucleus in the all the eukaryotic cell, but some cells will not have a nucleus जब वो मेच्योर हो जाता है, जैसे आरबीसी एंड जैसे मेरा सीव ट्यूब एलिमेंट। जहां से हम हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट याद रखना है, इसका काम होता है खाने को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर, ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर इन प्लांट्स, ठीक है। इसके अंदर भी आपको न्यूक्लियस आपको नहीं मिलता। कोई सवाल है तो पूछ लो, कोई चीज समझ नहीं आ रही या कोई क्वेरी है या कोई सवाल आ रहा है कि सर ये क्या हो गया यहाँ पे, तो पूछ लो, राइट। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। बेटा वापस बोलना, आवाज पहुंची नहीं यहाँ तक, वापस बोलना, बोलो। प्लांट्स 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 आसपास जो भी आपके प्लांट्स है ना आपके आसपास, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंड दैट टू स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म्स, राइट। तो अगर घर के आसपास कोई पेड़ खड़ा है या गमले में प्लांट है, they all have the CO2 elements, ठीक है, because through that they will transport the sugar molecule। तो जो भी आपके लीव्स के अंदर शुगर बनाया जाता है उसको आपको ट्रांसपोर्ट भी करना है, and that transport is done with the help of the CO2 elements, right? Okay, चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं हम। So न्यूक्लियस के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, you have a nuclear envelope, nuclear envelope मतलब डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियर एनवेलप, राइट। Then you have a chromatin, chromatin is nothing but my DNA, so chromatin is nothing but my DNA plus protein। so basically chromatin जब आपके सामने टर्म आएगा तो याद रखना, आप ऐसे ऐसे याद रख सकते हो। chromatin basically means your DNA plus protein। कौन से प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन्स। तो नॉन हिस्टोन होंगे बेटा बोलो। सर, सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन ही होंगे या फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होंगे? दोनों होंगे बेटा, दोनों होंगे, लेकिन अभी हम धीरे धीरे उसे बिल्ड करते हैं तो बहुत सारा टर्म एकदम से आ जाएगा, ठीक है। सो you'll have a DNA, you'll have a histone proteins, ये आपको मिलेंगे, एंड उसके साथ then you can add one more term and that is my non-histone proteins। क्या हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मुझे मिलेंगे आपके बैक्टीरिया के अंदर? नो सर। क्या मिलेगा बैक्टीरिया के अंदर इसकी जगह? मैंने बताया था पेप्टिडोग्लाइकेन। अरे नहीं बेटा, वो तो सेल वॉल के अंदर होता है। सर न्यूक्लियर नहीं नहीं, न्यूक्लियर तो टर्म हम यूज करते हैं उस डीएनए के लिए। और कुछ? पॉलीसैकेराइड। पॉलीअमाइंस किसी ने बोला? अरे किसी ने बोला पॉलीअमाइंस, समवन हैज सेड पॉलीअमाइंस, कोई था हमारे डीएनए नहीं, वो तो बेटा प्लाज्मिड होता है, वो तो प्लाज्मिड होता है। ये पॉलीअमाइंस, समवन हैज सेड पॉलीअमाइंस, एंड यस पॉलीअमाइंस आर द वन व्हिच यू गेट टू सी इन द बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। तो याद रखना, हमारा जो डीएनए, हमारे अंदर डीएनए के साथ साथ आपको मिलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो आपको हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आपको मिलते हैं, जिसे आप डिटेल में समझोगे 12th के अंदर, लेकिन याद रखना ये आपको मिलेगा आपके डीएनए के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय क्रोमैटिन। सो क्रोमैटिन विल हैव डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट। बट याद रखना ये हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन आपको बैक्टीरिया के डीएनए में आपको नहीं मिलते, बैक्टीरिया के डीएनए में आपको मिलता है पॉलीअमाइंस, यू विल हैव द पॉलीअमाइंस इन दैट, ठीक है, ये बात याद रखना, ओके। देन यू हैव अ न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स का रोल मैंने आपको बता दिया, इससे आप एक्सचेंज कर सकते हो चीजों को, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आप चीजों को कर सकते हो। सो दैट्स माय न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस मैंने बता दिया ये आपको, इट्स अ डेंस एरिया इनसाइड द विद इन द क्रोमैटिन, आपको डेंस एरिया आपको मिल जाएगा जिसका काम होता है आपको यहाँ पे राइबोसोम्स को बनाना, राइट। एंड देन यू हैव अ न्यूक्लियोप्लाज्म व्हिच इज अ फ्री स्पेस इन द न्यूक्लियस, एंड देन यू हैव अ न्यूक्लियर लैमिना। इसको आप फिलहाल के लिए इग्नोर भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो,
क्योंकि न्यूक्लियर लैमिना इज समथिंग जो आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे है उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा मेरे यहाँ पे मेरा न्यूक्लियर लैमिना। सो दिस विल प्रोवाइड सपोर्ट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, बड़ी अजीब हैंड राइटिंग में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आई थिंक आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। सो इट सपोर्ट्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है अबाउट द न्यूक्लियस। दिस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द न्यूक्लियस ऑल द टाइम। ये इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखना। तभी यहाँ पे एक पिक्चर बना के रखिए जस्ट टू शो यू कि कैसी चीजें अंदर से बाहर आ रही है और बाहर से अंदर जा रही है। आरएनए अंदर आ रहा है यहाँ पे, देन यहाँ पे जो राइबोसोम हमने अंदर बनाया था उसको हमें बाहर भी भेजना है तो वो यहाँ से बाहर निकलेगा। सो दिस ऑल इवेंट्स आर हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियर पोर। ये सारी चीजें जो आपकी यहाँ पे हो रही है अंदर बाहर वो आपकी हो रही है विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियर पोर। कितना होता है न्यूक्लियर पोर एक न्यूक्लियस के अंदर? 3000 बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 3000 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 3000 न्यूक्लियर पोर्स मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं और उनकी मदद से ही हम यहाँ की चीजों को अंदर बाहर यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू शुड बी क्लियर विद। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलो हम इसे पढ़ लेते हैं। At a number of places, nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by fusion of two membrane. यहाँ पे लोग न्यूक्लियर पोर्स की बात कर रहे हैं। ओके, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। ये आपको मिल जाता है आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में, आपको क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो हमने बोला था, दैट्स न्यूक्लियोलस की बात कर रहे हैं लोग यहाँ पे। न्यूक्लियोलस इज यूजुअली अटैच्ड टू क्रोमैटिन एट अ स्पेसिफिक साइट कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो याद रखना आपका न्यूक्लियोलस क्रोमैटिन पे अटैच है, यह तो हमने देख लिया। ये कहाँ पे अटैच है, जिस लोकेशन पे ये अटैच होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो ये चीज याद रखना कि जहाँ पे आपका न्यूक्लियोलस अटैच होता है मेरे क्रोमैटिन पे, उस स्पेसिफिक साइट का एक नाम होता है एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। दिस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका न्यूक्लियोलस क्या करता है तो आपका आंसर क्या होगा? राइट, राइबोसोम बना रहा है। सो राइबोसोम सिंथेसिस आप यहाँ बोलो, राइबोसोम फंक्शन में ये आपको बता सकता है। ये बात आप यहाँ जानते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोलस वाले एरिया में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, सो ये तो इसका नाम हो गया कि बनाता है आपका यहाँ पे राइबोसोम। इफ दे आस्क यू कि उस डेंस एरिया के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए, तो याद रखना डेंस एरिया के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए न्यूक्लियस वाला जो डेंस एरिया होता है, इट इज अ डेंस एरिया, इट इज अ डेंस रीजन। और इस डेंस रीजन के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपका यहाँ पे RRNA आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। you will have presence of a RRNA, you will have a presence of a DNA over here, right, and you will have a proteins. RRNA, प्रोटीन, DNA सब आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। so न्यूक्लियस जो आपको यहाँ पे होता है, it will have presence of a good amount of RRNA, protein and small amount of DNA, क्योंकि वो आपका क्रोमैटिन पे आपका वहाँ पे है। It is there in the chromatin ना, that's why small DNA भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जो डेंस एरिया जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है ना हम लोग यहाँ पे, इसको अगर आप ज्यादा फोकस करके देखते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा RRNA मिलते हैं, कुछ प्रोटीन्स मिलते हैं और वहाँ पे आपको DNA भी आपको वहाँ पे दिखता है। दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। ये बात आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियस वाले एरिया में आपको ये चीजें आपको देखने के लिए आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसको लेके कोई क्वेरी हो तो बताओ। आई होप इसको लेके कोई क्वेरी नहीं है यहाँ पे सबको। नो सर। ठीक है, नो सर। ऑलराइट, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि न्यूक्लियस इज अ साइट ऑफ एक्टिव डैश सिंथेसिस, न्यूक्लियस में इनमें से चारों में से कौन सी चीज का हमने जिक्र किया था जो आपको वहाँ पे मिल जाती है? ऑप्शन 2 सर। अरे 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 ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, हैंड रेस करो सब लोग आराम से। हाँ जी, अक्षय कुमार बताइए। ऑप्शन 2 ऑलराइट, ठीक है। अनिरुद्ध बताइए। Yes sir, option 2. Option 2. Anyone else in the boys? No one. अर्चना, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? Option 2 sir. Option 2 always will be option 2. RRNA is something I'll be finding will be synthesized in the nucleus over there. इसलिए आपको वहाँ पे मिलता है, तो इसलिए वो आपको डेंस एरिया में आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, now let's move on to your next topic, that is my chromosome. अब हम यहाँ पे हमारी क्रोमोसोम वाली कहानी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं।
क्रोमोसोम वाली कहानी स्टार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। आई नीड थोड़ा सा स्पेस ओवर हियर, राइट। लेट मी गिव सम स्पेस। जब तक मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक दो सवाल है, उसका आप आंसर दे देना मुझे यहाँ पे फटाफट। मुझे बताइए आप लोग कि आपके जो राइबोसोम्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के राइबोसोम्स जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं यहाँ पे 70S वाले, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर आपके राइबोसोम्स के ऊपर अगर कई सारे राइबोसोम्स एक mRNA पे अगर जाके बैठ जाए, कई सारे राइबोसोम्स अगर एक mRNA के ऊपर जाके बैठ जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है। और पॉलीसोम्स बनाने का रीजन क्या हो सकता है? क्यों एक बैक्टीरिया पॉलीसोम बना के रखता है वहां पे? ताकि ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो, ताकि ज्यादा आपका वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे आपका हो जाए। बिल्कुल सही, वेरी ट्रू, ठीक है। मुझे बताओ लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस? थैलाकोइड मेम्ब्रेन में आपका लाइट रिएक्शन आपका वहां पे हो जाता है। ऑलराइट, ठीक है। मुझे बताइए अगर मेरे पास मेरे एक सेल में क्रोमोप्लास्ट है तो उसका काम बेसिकली क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट का काम वहां पे क्या होगा? impart color to the fruits, vegetables. ठीक है, तो इम्पार्ट द कलरेशन। ऑलराइट, ठीक है। मुझे बताइए आपका अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर कर रहा था? Protein से सिर्फ स्टार्च, सिर्फ स्टार्च। अमाइलोप्लास्ट सिर्फ स्टार्च, ठीक है। देन एल्यूरोप्लास्ट जो आपका था वो क्या स्टोर कर रहा था? प्रोटीन। हाँ, वो मिक्स मत करना। दिस इज द वन व्हिच वाज डूइंग द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन स्टोरेज, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय क्रोमोसोम ओवर हियर। क्रोमोसोम की बात करते हैं। और किसी का यहाँ पे माइक ऑन है? हमें पूरी कहानी सुनाई दे रही है, ठीक है। अब बंद हो गया। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ माय क्रोमोसोम ओवर हियर। क्रोमोसोम हमारा यहाँ पे क्या करेगा, क्या करता है ये, राइट। सो जब भी आप क्रोमोसोम की बात करते हो तो आपको ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है आपके इनसाइड के अंदर। ये एक्स शेप वाला स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है हमेशा। You get to see this structure you will find in the book. सब बना के आपको दे देते हैं। ये लीजिए क्रोमोसोम, राइट। दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी। अब हम पहले याद रखना कि क्रोमोसोम ऐसा स्ट्रक्चर बनाता क्यों है या बनता क्यों है। ओके, व्हाई यू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो बेसिकली अगर मैं आपके सामने एक सेल दूं, अगर मैं आपको एक सेल दूं, उसके साथ मुझे आपको माइक्रोस्कोप भी देना पड़ेगा, और अगर मैं आपको बोलूं कि देखो डीएनए को देखो, क्रोमोसोम को ढूंढो, तो जनरली जब आप देखते हो ना सेल के न्यूक्लियस के अंदर, सो यू विल हैव अ क्रोमैटिन, ठीक है। आपको क्रोमैटिन आपको वहां पे मिल जाएगा। सो यू नो दैट अगर आप न्यूक्लियस को अगर आप फोकस करके अगर आप देखोगे, राइट, तो उसके अंदर आपको आपका डीएनए मतलब दैट इज योर क्रोमैटिन, यू विल गेट टू सी। आपको क्रोमैटिन आपको वहां पे मिल जाएगा। अब ये जो क्रोमैटिन आपका होता है, ये जो क्रोमैटिन हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, क्रोमैटिन के अंदर क्या क्या चीजें हो जाती है? फटाफट बता दो, क्रोमैटिन आपको क्या क्या मिलता है? हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन। ठीक है, राइट। अभी आपको आता है डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इतना याद रखो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। क्रोमैटिन विल हैव योर डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अब ये जो आपका क्रोमैटिन होता है ना, यही आपका कंडेंस किया जाएगा। इट विल अंडरगो कंडेंसेशन एंड विल फॉर्म द क्रोमोसोम। इसमें से ही आप अपना क्रोमोसोम बनाते हो। तो ये बात याद रखना, ये जो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बन के आता है ना एक्स वाला, वो क्रोमैटिन को कंडेंस करके ही आप बनाते हो। दैट विल अंडरगो कंडेंसेशन एंड देन इट विल फॉर्म द क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर। तो कोई अलग चीज नहीं है, ये क्रोमैटिन ही होता है जो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल, काफी लोगों को यही एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आप लोग पतंग उड़ाते हो, आई थिंक जो लोग यहाँ पे नॉर्थ इंडिया से होंगे सब लोग ही पतंग उड़ाते हैं, ऑल ऑफ यू फ्लाई काइट्स, राइट, इन सर्टेन सीजन्स। नाउ व्हेन यू लाइक जब आप पतंग उड़ा रहे होते हो तो आपका जो लाइक डोरा होता है पतंग का, ठीक है, उसे सोचो दैट्स योर क्रोमैटिन, वो आपका क्रोमैटिन है यहाँ पे, राइट। लेकिन इतना सारा अगर डोरा आपके छत पे पड़ा हुआ है तो आप उसे फेंकोगे नहीं, उसे आप यूज करोगे, उसे आप अपने साथ लपेट लोगे, ताकि बाद में अगर आपको पतंग उड़ाने हो तो आप उसे लाइक उसे यूज कर सको। तो उसे आप लपेटोगे किस पे? यू विल रैप इट ऑन द पीस ऑफ पेपर। नॉर्मली ये करते हो ना, एक पीस ऑफ पेपर लेते हो या कोई वुडन बॉक्स लेते हो या कुछ तो लोगे आप, उसके ऊपर आप उसे रैप करोगे। तो आप ये सोचो कि आपका जो क्रोमैटिन है वो आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको जब आप लपेटना चालू करते हो तो आपका कंडेंस हो जाता है। और सेम चीज आपके यहाँ पे हो रही है क्रोमैटिन के साथ। क्रोमैटिन को हम यहाँ पे कंडेंस करते हैं, और कंडेंस जब उसे हम करते हैं यहाँ पे, तो आपको ये क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे बन जाएगा।
जो अब आप पतंग उड़ा रहे हो, जब आपका जो दोरा आपका पड़ा हुआ है छत पे, जब आप उसे कंडेंस करोगे, जब आप उसे लपेटोगे किसी चीज के ऊपर, तो कंडेंस हो जाएगा और एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपका बन जाता है, राइट। एंड दैट इज द सेम थिंग विच इज बीन हैपनिंग ओवर हियर। वो सेम चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिलती है, और इसलिए हम कहते हैं कि क्रोमैटिन क्या करेगा, क्रोमैटिन कंडेंस करेगा अपने आप को, इट विल अंडरगो कंडेंसेशन, इट विल अंडरगो कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन करने के बाद आपको यहाँ पे जो एकदम कंडेंस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जो बनता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय क्रोमोसोम। फिर आपको यहाँ पे आपका क्रोमोसोम बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या आपको मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द एग्जाम्पल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ऐसा मत बोलो कि नहीं सर हम पतंग नहीं उड़ाते हैं हम तो बस पढ़ाई करते हैं सुबह शाम, संडे, एवरी दिन। Yeah, I think all of you must have flying, like all of you must have like done this kite flying, right? चाहे आप कहीं से भी हो। So this is something which will happen. So याद रखना यही चीज आपकी यहाँ पे भी हो रही थी कि आपका क्रोमैटिन जो आपका यहाँ पे होता है उसे आप कंडेंस करते हो और आपके यहाँ पे क्रोमोसोम बन जाता है, ओके। और ये जो कंडेंस करा जाता है ना, देखो हम तो पेपर के ऊपर लपेट रहे थे वहां पे उस दोरे को, यहाँ पे लपेटा जाता है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर, जाके जहाँ पे हम मेंशन करते हैं बार बार हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहाँ गए हमारे वो, राइट। सो उसके ऊपर उसे वहां पे रैप किया जाता है, इसके ऊपर उस लाइक डीएनए को रैप किया जाता है ताकि उसे कंडेंस किया जा सके। तो ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको न्यूक्लियस में तभी मिलेगा जब सेल डिसाइड करता है सेल डिवीजन के लिए। जब सेल कहता है ना कि चलो अब मुझे डिवाइड करना है, वो टाइम पे ही आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, और एल्स आपको ये स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, आपको वो अनकंडेंस फॉर्म में क्रोमैटिन आपको ऐसे ही दिख जाएगा वहां पे। जब भी आप देखोगे आपको ये क्रोमैटिन दिखेगा, लेकिन जब सेल कहता है कि आप मुझे डिवाइड करना है, वो टाइम पे ही कंडेंसेशन होगा और वही टाइम पे आपको एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वहां पे। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसको लेके कोई सवाल है तो बता दो। एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सिद्रा, अलीजा, हर्षदा, किरण। नो सर। हाँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ यहाँ पे, एक बार फिर सुन लो इसे, एक बार फिर यहाँ पे सुन लो, मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। समझो आपका ये है आपका क्रोमैटिन, ठीक है, एक बड़ा सा रूप जैसा स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे क्रोमैटिन है जिसका लेंथ अराउंड 2 मीटर जितना, राइट। दैट इज द लेंथ ऑफ द क्रोमैटिन, दैट्स द लेंथ ऑफ द डीएनए, 2 मीटर जितना, ओके। ये आपका क्रोमैटिन है, ओके, दिस इज माय क्रोमैटिन, राइट। ये है मेरा यहाँ पे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में आपको फिलहाल के लिए याद रखना है दैट क्रोमैटिन विल बी हैविंग योर हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन आपको यहाँ मिल जाता है। क्रोमैटिन विल हैव, इट विल हैव प्रेजेंस ऑफ माय हिस्टोन प्रोटीन्स एंड विल आल्सो हैव अ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ओके। अब यहाँ पे आप करते क्या हो कि मेरा क्रोमैटिन, मेरा डीएनए मेरा है न्यूक्लियस के अंदर, जैसे ही सेल डिसाइड करता है कि अब मुझे डिवाइड करना है, अब मुझे रेप्लिकेट करना है, अब मुझे सेल डिवीजन करना है, तो वो टाइम पे आप क्या करोगे, इट विल अंडरगो कंडेंसेशन। ये जो आपका डीएनए है इसको आप करोगे कंडेंस, इट विल अंडरगो कंडेंसेशन, इसको आप करोगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब कि ये जो आपका जो डीएनए है ना, क्रोमैटिन है, उसको आप हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आप लपेटना चालू करोगे। लपेटना इज अ सिंपल वे टू मेक यू अंडरस्टैंड। वहां पे उसे कंडेंस करना चालू किया जाएगा, और जब आप उसे कंडेंस करने लगते हो या लपेटने लगते हो उसे हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए को, तो उसका साइज छोटा हो जाता है, उसका साइज छोटा हो जाएगा, वो वैसा नहीं रहेगा, वो थ्रेड लाइक नहीं रहेगा, और उसका साइज अब छोटा हो जाएगा एंड इट विल हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ शेप ओवर हियर, and that shape over here is called as my chromosome, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। Now I hope it's clear to all of you. This is something we'll get to see, right? तो यहाँ पे आपका क्रोमोसोम आपका बन चुका है। अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्लास के बाद भी रुक जाना और पूछ लेना कोई सवाल हो तो। ऐसा नहीं होगा कि क्लियर नहीं होगा, बट अगर और भी कोई सवाल हो then you can stay after the class and you can ask all the questions, right? This is what you will find happening over here. अब जब भी आप क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करते हो आपको यहाँ पे दो चीजें मिलती है। आपको बीच में एक सेंटर पे आपको पॉइंट मिलेगा एंड द सेंटर पॉइंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सेंट्रोमियर। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेंट्रोमियर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज माय सेंट्रोमियर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखती है, एक पॉइंट याद रखना, दैट्स माय सेंट्रोमियर। अब क्रोमोसोम के जो दो आर्म है मेरे यहाँ पे, दो आर्म आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, एक है मेरा यहाँ पे आर्म नंबर 1, एक है मेरा आर्म नंबर 2। तो ये जो आर्म जो होते हैं क्रोमोसोम के, इनके लिए भी एक नाम होता है। So this single arm over here is called as my chromatid. ये single arm जो मेरा यहाँ पे है इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे as a chromatid. This is called as my chromatid. Chromatid, ठीक है।
तो कितने क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? यू हैव अ क्रोमैटिड 1 एंड यू हैव अ क्रोमैटिड 2, ठीक है। तो 2 क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो 2 आम होते हैं इनको आप 2 क्रोमैटिड बोल सकते हैं, दे आर लाइक 2 क्रोमैटिड यू कैन सी। और दोनों क्रोमैटिड अगर आपसे कोई पूछे कि उसे जोड़ के कौन रखा है, उन दोनों क्रोमैटिड को किसने पकड़ के रखा है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा सेंट्रोमियर। बिल्कुल सही, सेंट्रोमियर इन दोनों क्रोमैटिड को बीच में से जोड़ के रखता है। तो ये बात आपको यहाँ पे सबको क्लियर कट आपको याद रखनी है। सो दिस शुड बी रिमेंबर्ड बाय ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा क्रोमोसोम के अंदर, व्हाट यू हैव टू नो हियर इज, जब आप क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करते हो ना, तो हम देख चुके अच्छे से, सेंटर में आपका होगा यहाँ पे सेंट्रोमियर, और उसके साथ साथ डिस्क लाइक या बूमरैंग टाइप एक और आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाता है। सो इस एरिया में आपको ऐसे डिस्क जैसा एक और स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहाँ पे ऑन दिस साइड। एक क्रोमैटिड पे एक होगा और दूसरे क्रोमैटिड पे एक और होगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा आपके क्रोमोसोम के ऊपर, दिस स्ट्रक्चर, हाँ जी, काइनेटोकोर। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ काइनेटोकोर। बिल्कुल सही, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ काइनेटोकोर। तो याद रखना, एक क्रोमोसोम जब आपको ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा क्रोमोसोम का, तो उसके अंदर आपको 2 काइनेटोकोर आपको मिलेंगे और सेंट्रोमियर तो एक ही होगा, ठीक है। तो ये जो इनसाइड ने जो आपको पिक्चर देके रखी है, यहाँ पे देखो इन्होंने 2 काइनेटोकोर आपको बना के रखे हुए हैं ताकि आपको दिख जाए। सो यू कैन सी द 2 काइनेटोकोर ओवर हियर, राइट। और इनका काम हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस याद रखना, यू हैव अ काइनेटोकोर व्हिच आर बीन देयर इन द क्रोमोसोम्स, और सेंटर में होता है आपका सेंट्रोमियर। इतनी बात आप यहाँ पे याद रखो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते क्या लिखा हुआ है। So now you will have chromatin contains your DNA, some basic proteins called as a histone, non-histone proteins, and also small amount of your RNA. Small amount में आपको RNA मिल जाएगा, जो हम अगेन हमारे 12 का चैप्टर उसमें हम डिटेल से हम समझेंगे, राइट। क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट स्टडीड एट अ मेटाफेज। सबसे बढ़िया टाइम होता है मेटाफेज पे स्टडी करने का। ये आप सेल डिवीजन वाले चैप्टर आप पढ़ चुके हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर आपके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखना है अच्छे से, तो सबसे बढ़िया टाइम क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी द मेटाफेज ऑफ द सेल साइकिल। हाँ, ये टाइम पे आप आराम से आप देख सकते हो, बिकॉज द साइज ऑफ द क्रोमोसोम इज शॉर्टेस्ट ड्यूरिंग द मेटाफेज, राइट। इन अ ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लेंथ होता है डीएनए का। डीएनए का लेंथ आपका होता है 2 मीटर का। 2 मीटर मतलब कितना फुट हो जाएगा, बताओ मुझे, एनीवन? क्या मेरी हाइट 2 मीटर होगी या नहीं होगी, ये मुझे बताओ। यस सर। Yes, sir. यस सर। Sir, 2 meter approx 6 feet. हाँ, अप्रोक्स 6 फीट, बिल्कुल सही बोला आपने। आपका नाम था अनिरुद्ध या शिव या एनीवन No, एल्स? sir, Shiv. ठीक है। सो दैट वाज व्हाई 2 मीटर, यस, इज विल बी द लेंथ इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 6 फीट, मतलब अराउंड 6.6 फीट आपका यहाँ पे हो जाता है। तो हम में से कोई भी इतना लेंथ का नहीं है, ठीक है। तो 6.6 फीट का आपके यहाँ पे 2 मीटर का आपके यहाँ पे लेंथ हो जाता है, ठीक है। सो इमेजिन इतना लंबा डीएनए आपके न्यूक्लियस के अंदर है, सोचो। तो इतने न्यूक्लियस के अंदर इसलिए बिकॉज ऑफ द हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन की वजह से वहां पे कंडेंस करके उसे आपने वहां पे रखा हुआ है, इसलिए, ठीक है। सो और यार इतना द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज गोइंग टू बी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये बात आप सब लोग जानते हो कि हम सबके अंदर है यहाँ पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली ड्यूरिंग द डिवाइडिंग सेल्स। क्रोमोसोम आपको डिवाइडिंग सेल के अंदर भी आपको दिखेगा यहाँ पे। एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। अब प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो आपका सामने टर्म आएगा ना, तो समझ जाना दे आर टॉकिंग अबाउट माय सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। तो ये बात क्या रखना कि जब भी कोई बात करता है अबाउट द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रोमियर, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रो। तो ये जो आपका बीच में है ना, दिस इज माय प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इसे हम बोलते हैं, इसको हम इवन कहते हैं एज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। वैसे आपका सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होता है, उसे हम बाद में समझेंगे, पहले आप इतना याद रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दिस मच ऑफ थिंग। अच्छा, किसी का सवाल है? अनिरुद्ध, आपको कुछ सवाल है क्या? आपका हैंड रेज्ड है या आप पहले से हैंड रेज किया हुआ है? वो है, अच्छा। गिरजा का भी हैंड रेज्ड है, ओके, आई थिंक पहले से हुआ। सो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर आपको हमें मिल जाएगा, राइट। ऑन द साइड्स ऑफ व्हिच अ डिश शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। तो साइड में आपको काइनेटोकोर भी आपको वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड प्लीज रखना, यू हैव अ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। एंड ये भी याद रख लो, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन एक बार फिर सुन लो। 23 में से जो फर्स्ट 22 पेयर होते हैं, द फर्स्ट 22 पेयर आर कॉल्ड एज माय ऑटोसोम्स। हाँ जी, इसे हम कहते हैं एज ऑटोसोम्स। ये हम सबके अंदर सेम है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबके अंदर ऑटोसोम्स तो सेम ही रहेंगे।
हम सबके अंदर पहले 22 पेयर हम सबके अंदर सेम रहेंगे, बट जो आपका जो 23rd पेयर आपका होता है, 23rd पेयर, हाँ, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे एज अ एलोसोम्स। इधर एक टर्म आप यूज कर सकते हो एज अ एलोसोम्स, जो आप अगेन यूज करके जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे तब बड़ा मजा आएगा ये जब हम पढ़ रहे तब। और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ सेक्स क्रोमोसोम, इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज माई सेक्स क्रोमोसोम, राइट। ये होता है हमारा 23rd पेयर। अब ये 23rd पेयर आपका रहेगा मेल्स के अंदर रहेगा ये XY, मेल्स के अंदर ये रहता है आपका यहाँ पे XY, और फीमेल्स में ये आपको मिलेगा एज अ XX, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी, सो दैट इज योर 23rd पेयर। तो ये कहानी आपको याद रखनी है, दिस आर माय 23 पेयर्स ऑफ माय क्रोमोसोम्स, टोटल हो गया मेरे यहाँ पे 46। अब क्रोमोसोम्स के आपको अलग अलग यहाँ पे टाइप्स मिलते हैं, ये टाइप्स आपको याद रखने हैं, यू हैव दिस 4 टाइप्स ओवर हियर, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आर दिस 4 टाइप्स ओवर हियर। तो देखो यहाँ पे टाइप्स का डिफरेंशिएशन किस बेसिस के ऊपर किया गया है, दे आर बीन डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर। अगर आपका सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है, सो यू हैव इक्वल बोथ द आर्म्स, ऊपर के आर्म्स और नीचे के आर्म्स दोनों आपके यहाँ पे इक्वल है। ऊपर वाले आर्म्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ P आर्म्स एंड लोअर आर्म्स आर कॉल्ड एज माय Q आर्म्स, राइट। सो दिस माय ऊपर आर्म वाले आर्म्स आर कॉल्ड एज माय P आर्म्स, लोअर आर्म्स आर कॉल्ड एज माय, ये 9 नहीं मेरा Q है, Q मेरा 9 जैसा दिखता है लेकिन इट्स अ Q, सो इट्स माय Q आर्म, ओके। सो जब आपके ऊपर और नीचे वाले आर्म्स दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं, ये कब होगा, जब सेंट्रोमियर मेरा सेंटर में होगा। सच काइंड ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज माय मेटासेंट्रिक। very good, they are called as my metacentric. So metacentric chromosome has a middle centromere forming 2 equal arms of the chromosome, they form the 2 equal arms of the chromosome, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि मेरा जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा एक साइड पे है, मेरा जो सेंट्रोमियर यहाँ पे है इट इज स्लाइटली ऑन वन साइड, तो इससे क्या हो रहा है, एक आर्म मेरे यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, दिस आर्म ओवर इज स्लाइटली लॉन्गर, और ये मेरा जो है यहाँ पे वो कंपैरेटिवली थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट है। अगर ऐसा अगर आपको मिल जाता है क्रोमोसोम, तो आप बोलना इट इज माय सब हाँ जी, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर नियर टू अ वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू अ वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। ये चीज आपको देखने के लिए आपको मिल सकती है, ठीक है। देन यू हैव अ कंडीशन, जहां पर क्या मिल जाए कि एक आर्म का बहुत ही शॉर्ट है, one are going to be very short and one are going to be like very long, ऐसा भी आपको मिल सकता है that one is going to be like very short, बहुत शॉर्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, और एक आपको मिलेगा यहाँ पे आपका जो आपका यहाँ पे आपका वेरी लॉन्ग। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज सेंट्रोमियर काफी ऊपर तक जा चुका है, सेंट्रोमियर आपका बिल्कुल बीच में नहीं है, बिल्कुल इट इज टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में है आपका सेंट्रोमियर यहाँ पे, उससे 2 आर्म यहाँ पे आपके डिवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे एक बहुत शॉर्ट है, आपका यहाँ पे काफी लॉन्ग है। अगर आपको ऐसी कंडीशन आपको मिलती है देन सच कंडीशन इज कॉल्ड एज माय एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, दैट सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड एट अ वेरी क्लोज टू इट्स एंड, काफी क्लोज होगा, ये एंड से काफी क्लोज होगा, फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, राइट। और आखिरी मेरा होता है यहाँ पे टीलोसेंट्रिक, यहाँ पे आपका जो सेंट्रोमियर होता है वो एकदम टिप पे होता है, सो यहाँ पर टर्मिनल सेंट्रोमियर, यहाँ पे एक आर्म तो दिखता ही नहीं आपको यहाँ पे। सो टीलोसेंट्रिक के अंदर क्या होगा आपका यहाँ पे कि आपका सेंट्रोमियर विल बी एट द एकदम टर्मिनल एरिया पे, राइट। सो यहाँ पे आ गया, so your centromere is at the terminal region, so you cannot see one arm, you can only see only single arm, you cannot see other arm, so that is my telocentric, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज telocentric, राइट। तो ऐसे ऐसे टाइप के क्रोमोसोम्स आपके सेल के अंदर फिलहाल प्रेजेंट है, राइट, और they are doing their work, okay, so this is what you'll get to see, we have a metacentric, submetacentric, acrocentric. Acrocentric will obviously have a very short and a very long, and then you have telocentric, this will have a like only it is at a terminal region. So याद रखना सेंट्रोमियर जो आपका है यहाँ पे, ये आपका टर्मिनल पोजीशन पे है, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पे आपको मिल जाएगा, ओके। तो ये बात आपको इसके अंदर याद रखना है, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। जनरली एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो आपके सामने लोग ये 4 दे देंगे आपके सामने ये पिक्चर, और बोलेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा क्या है, या मैच फॉलोइंग में आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एडिशनल चीज आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए, यू हैव समथिंग एट द टिप ओवर हियर, यहाँ पे कुछ छोटा सा ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है आपका यहाँ पे, दिस स्ट्रक्चर विच विल गेट टू सी, इसको हम 2 नाम कहते हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सैटेलाइट। हाँ जी, इट इज माय सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन,
और जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मेरा यहाँ पे है इसका नाम होता है आपका यहाँ पे सैटेलाइट। दिस इज कॉल्ड एज माय सैटेलाइट। सो याद रखना आपके हर एक क्रोमोसोम पे ये आपको नहीं मिलेगा, कुछ क्रोमोसोम के ऊपर क्या होगा, कुछ क्रोमोसोम के ऊपर आपको एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपको मिल जाता है क्रोमोसोम के टिप के ऊपर, और वो जो टिप के ऊपर जो आपको कंस्ट्रक्शन मिलता है वो आपको इजीली दिख जाता है। आपको ऐसे ऐसे लाइक प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा टिप के ऊपर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय सैटेलाइट। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज सैटेलाइट। याद रखना हर एक क्रोमोसोम पे आपको नहीं मिलता, कुछ क्रोमोसोम पे ही आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा। This is known, it is on the scene at a certain locations and that is called as my satellite. तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मेरा था सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मेरा यहाँ पे होगा मेरा यहाँ पे सैटेलाइट। तो ये प्लीज याद रखना, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहले ये बताओ, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक क्लियर है सबको यहाँ पे? इज द इन्फॉर्मेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. गिरिजा and all the other girls and all the other boys, सबके नाम एकदम से याद नहीं आते, right? I hope it's clear to all of you, right? Please let me know अगर कोई चीज क्लियर ना हो तो। Yes, sir. हिमाचल वालों को तो मैं पूछती ही नहीं हूँ। हिमाचल वाले are like you should be knowing all those things. Okay, now we have over here this question. अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, आपको मुझे ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है। Which of this statement or is going to be wrong over here? So please take your time. Which of the following statement regarding the mitochondria is incorrect? ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो आपका है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को लेके वो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा, टेक योर टाइम, अपना टाइम ले लो यहाँ पे। चलो मैं स्टेटमेंट में आपके यहाँ पे हेल्प करता हूँ। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स। अब मुझे ये बताओ, आप सब लोग अपना जोर से बोल सकते हो, क्या लगता है आपको ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही या गलत है? Correct. गलत क्यों कह रहे हो? ये कह रहे हैं कि जो मैट्रिक्स होता है सब correct अंदर है। आपको सिंगल सर्कुलर डीएनए मिलेगा और राइबोसोम्स आपको मिलेंगे। क्या लगता है, सही है गलत है? सही है, सही है सर। सही है, ये सही है यहाँ पे, राइट? यू विल हैव अ सिंगल सर्कुलर डीएनए, एक ही तो डीएनए होगा वहाँ पे, 4-5 नहीं होते हैं। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। तो ये स्टेटमेंट तो मेरा यहाँ पे हो गया यहाँ पे ट्रू। दिस स्टेटमेंट बिकम्स ओवर हियर ट्रू। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। अब तुम सोचो कि तुम ये स्टेटमेंट पढ़ते हो और तुम्हें याद आता है कि ये स्टेटमेंट तो मैंने एनसीईआरटी में देखा, ऐसा था नहीं, तो इसको 2 मिनट के लिए आप साइड में रख दो, कुछ ज्यादा सोचो, इसको आप साइड में रख दो। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट नंबर 3। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। क्या लिखा इन लोगों ने कि एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। पता है मैंने आपको एक बात बताया, ईटीसी के बारे में बोला था मैंने। ईटीसी कहाँ पे होता है मेरा? Yes, sir. इनर मेम्ब्रेन। Inner memory. ईटीसी मेरा होता है हमेशा ऑन द इनर मेम्ब्रेन के अंदर मेरा होगा यहाँ पे ईटीसी। तो अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ईटीसी इज समथिंग हैपनिंग ऑन द आउटर मेम्ब्रेन, क्या ये बात सही है गलत है? सर गलत है सर। ये गलत है। इन लोगों ने बोला है कि एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, तो ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, क्योंकि अगर एंजाइम से ईटीसी के तो उन्हें इनर मेम्ब्रेन पे होना चाहिए, नॉट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। देन इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वुलेटेड विद द फोल्डिंग्स। तो यस, आपकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की, वो आपकी फोल्डेड होती है। याद है हम ऐसे बना देते हैं इनर मेम्ब्रेन। दिस इज हाउ द इनर मेम्ब्रेन वी यूज्ड टू मेक, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड एज माय क्रिस्टे। ये जो इनर फोल्डिंग जो आपको यहाँ मिलती है ना, इस फोल्डिंग को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्रिस्टे। वी कॉल्ड इट एज अ क्रिस्टे। तो ये बात भी आपकी यहाँ पे सही है। तो आपको पता चल गया कि मेरा जो ऑप्शन सी है मेरा यहाँ पे, ये स्टेटमेंट जो मेरा यहाँ पे, ये मेरा गलत है। जैसे ही आपको पता चल गया, आप अपना आंसर यहाँ पे मार्क कर दो, बात खत्म, राइट? तो कई बार ऐसा होगा कि आप इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको 1-2 स्टेटमेंट शायद आपको ऐसी लगे कि यार ये मैंने सुनी नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसे वैसे ही रहने दो, आप वो दूसरी स्टेटमेंट आप वहां पे देखो एंड यू विल फाइंड योर आंसर। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बिकम्स माय। सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा समझा दीजिए ना। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे क्या करा है कि आउटर मेम्ब्रेन जो आपकी होती है, इट इज परमिएबल फॉर माय मोनोमर्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, वहां से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन अंदर आ सकते हैं, और ये बात आपकी सही है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो क्रेब्स साइकिल होने, सॉरी, आपका ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद आपका बनता है पायरुविक एसिड। आपका जो पायरुविक एसिड आपका होता है, वो आपका एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वो एंटर इसलिए कर पाता है क्योंकि आपकी आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है।
ठीक है, तो यार इतना आउटर मेम्ब्रेन परमेबल होना मतलब वो कोई भी चीज अंदर जा सकती है, आउटर मेम्ब्रेन से अंदर कोई भी चीज आपकी जा सकती है, लाइक योर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन आपके अंदर जा सकते हैं, एंड दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसलिए ये A, B एंड D आर ट्रू, बाकी C इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट वन। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आदत डालो, धीरे धीरे आदत डालोगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने की तो आपको आएगा, राइट। अब ये आ गया यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म इन द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर्ड एज। देखो ऊपर वाला जो आर्म मेरा होता है दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय पी आर्म, और नीचे वाला जो मेरा आर्म होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ क्यू आर्म। अब बताओ शॉर्टर कौन है और उसमें से लॉन्गर कौन है, पिक्चर दिखाऊं वापस से P आपको? arm is shorter or Q arm longer? अच्छा, मतलब ऑप्शन सी के जवाब यहाँ पे, ऑप्शन सी। कितने लोग ऑप्शन सी के साथ रेडी है यहाँ पे? यस सर सी। सी, Yes, सर ऑप्शन डी। सर डी यहाँ होगा। अरे देखो, अरे नहीं सही है, ये है मेरा यहाँ पे पी आर्म और ये मेरा यहाँ पे क्यू आर्म। ठीक है, शॉर्टर कौन सा है मेरा यहाँ पे? पी आर्म मेरा यहाँ पे शॉर्टर है, क्यू आर्म मेरा यहाँ पे लॉन्गर है, सो दैट इज वाई ट्रू, बिल्कुल सही बात है आपके यहाँ पे। ऑप्शन बी Yes, सी sir. जो आपका यहाँ पे है Option C. दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अब ये खुद से करेंगे आप लोग, यहाँ पे खुद से देखिए क्वेश्चन को खुद से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड रेज योर हैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। कौन से ऑर्गेनेल के अंदर आपको डीएनए देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा? फटाफट अपना हैंड रेज करिए, सब लोग करेंगे हैंड रेज यहाँ पे। कौन से पेयर ऑफ ऑर्गेनेल के अंदर डीएनए देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा? सो दैट वाज हनुमान लंगूर जंपिंग ओवर हियर। ऑलराइट, बताइए अनिरुद्ध क्या होगा इसका आंसर? अनिरुद्ध बताइए, हैंड रेज है आपका। अनिरुद्ध माइक ऑन करने में कितना टाइम लगा रहे हो बेटा? अलीजा तब तक आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? Sir, option तो दी है, हाँ चलो option C बताना होगा चलो। sir. Option D. ओके, अलीजा कह रही है यहाँ पे ऑप्शन सी के लिए। अलीजा Option D. सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, D sir. ठीक है ऑप्शन डी कह रहे हो। अच्छा सिद्धरा आपको क्या लग रहा है? Sir, option D. ऑप्शन डी आप कह रहे हो यहाँ पे। अक्षय कुमार आपको क्या लग रहा है? सर डी। इरफान? Option D. ऑलराइट, ओके। गोपाल सिंह का नाम था चांदनी आई गेस। चांदनी आपको क्या लग रहा है? Sir, D. ओके ठीक है, सो ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पे कह रहे हो और सबका आंसर यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही। लाइसोम्स एंड वैक्यूल्स डू नॉट हैव देयर ओन डीएनए, राइट। इनका डीएनए खुद का नहीं होता, राइट। दैट्स द करेक्ट आंसर, राइट। सो व्हिच ऑर्गेनेल डज नॉट हैव देयर कंटेन डीएनए? सो यस, ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। बहुत सही, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियस? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट न्यूक्लियस के लिए आपका यहाँ पे सही है? ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका न्यूक्लियस के लिए आपका यहाँ पे सही रहेगा? तो ध्यान से देख लीजिए इसे यहाँ पे, इन चारों स्टेटमेंट को, और आप इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा वो आप लोग मुझे बता सकते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी वेरी ट्रू फॉर द न्यूक्लियस? बताइए जानवी क्या होगा इसका आंसर? Option D. जानवी यहाँ पे कह रहे हो ऑप्शन डी, ऑलराइट ठीक है। अक्षरा बताइए। सर डी। ऑलराइट, ओके डी। रानी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। इट इज साइट फॉर माय एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यहाँ पे आरएनए का कंटेंट आपको काफी ज्यादा मिल जाएगा, उसको ही हम यूज करके फिर बाद में राइबोसोम्स बनाते हैं। सो यस, ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर ओवर हियर, बिल्कुल सही, राइट। देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन क्वेश्चन नंबर 29। गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपका किसमें पार्टिसिपेट करता है? नम्रता जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? Option B. ऑप्शन बी आप बता रहे हो यहाँ पे। आई जस्ट टेक वन मोर आंसर। हर्षिता आपको क्या लग रहा है? अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर? Option B. ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ माय सेक्रेटरी वेसिकल्स। यस, दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देख लिया। चलो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। क्या होता है हम यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट, राइट। तो पहली चीज याद रखना कि आपके जो सेंट्रोसोम होते हैं, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ रैंडम पिक्चर ओवर हियर। यू हैव दिस बल्किंग स्ट्रक्चर, एंड इस बल्किंग स्ट्रक्चर के अंदर आपको मिलेंगे आपके कुछ और स्ट्रक्चर्स। यू विल हैव सम बैरल टेप स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये बैरल शेप जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाए, these barrel shaped structures are called as my centrioles. तो जो बैरल शेप स्ट्रक्चर मैंने आपके यहाँ पे बना के दिए हैं, these are called as my centrioles. Call them as a centrioles, right? और हाँ बेटा बोलो।
स्पिंडल फाइबर जो फॉर्मेशन होता है वो इससे ही होता है ना सेल इनसे ही होता है, बिल्कुल सही वो बात बोली आपने यहाँ पे, इन सेंट्रियोल से आपके स्पिंडल फाइबर आपके बनाए जाते हैं। और ये जो स्क्रीन इज नॉट विजिबल। वापस बोलना, सर आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा एक बात बताओ, सबको नहीं दिख रही है, किसी को नहीं दिख रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? यस सर दिख रही है। दिख रही है सर। बताओ यहाँ पे क्या बनाया? चिड़िया। सर पता नहीं क्या बनाया। चिड़िया सर। सर चिड़िया चिड़िया ये भी दिख रहा है। चिड़िया लग रहा है वो, अपूर्वा ने पहचान लिया। कौवा। अपूर्वा ने पहचाना क्योंकि वो पिछले 1 साल से चिड़िया बनते हुए देख रही है, शायद ये रीजन हो सकता है। बढ़िया, इट्स अ बर्ड, इतना बुरा नहीं है, अच्छा है, ठीक है। यू कैन सी द हेड ओवर हियर। ओके चलो, सो नाउ व्हाट विल हैपन हियर इज, सो चिड़िया दिख रही है, दैट मींस आपको स्क्रीन दिख रहा है बेटा। एक बार लॉगिन करके वापस ज्वाइन इन करो। क्या बेटा? सर पे क्या है? वापस बोलना, आवाज नहीं आ रही। एंटीना। सर पे क्या बनाया आपने? सर पे वो उसका एंटीना नहीं, वो क्रेस्ट कहते हैं उसका, क्रेस्ट है वो, क्रेस्ट होता है ना, कई बार बर्ड्स के ऊपर क्रेस्ट होता है, देखना कभी ध्यान से, मिलेगा आपको। सो दैट इज अ क्रेस्ट ओवर हियर। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स आर देयर ओवर हियर, एंड सेंट्रियोल्स को हमने एक बड़े से बैग के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है, एंड दैट बैग ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स, राइट। तो ये जो बड़ा सा बैग है आपका, उसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम्स, और सेंट्रोसोम्स के अंदर हमने यहाँ पे रखे हुए हमारे यहाँ पे सेंट्रियोल्स, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखनी पड़े। तो दूसरी चीज याद रखना कि सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है यहाँ पे। सेंट्रियोल्स विल हैव, जैसे कि अब यहाँ पे एक बच्चे ने मेंशन किया था, इट विल हैव अ रोल इन द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, इट विल हैव अ रोल इन माय स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। तो बेसिकली ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो स्पिंडल फाइबर आपके बनाए जाते हैं वो आपके यहाँ से बन के आएंगे, दे आर कमिंग फ्रॉम द सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स में से आपके स्पिंडल फाइबर आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Centrosome is an organelle usually containing 2 cylindrical structures called as mesenterioles. They are surrounded by a amorphous pericentriolar material. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जो मैंने बैग बनाया है, बैग के अंदर रखे मैंने यहाँ पे सेंट्रियोल्स, उसके अलावा आपको कुछ यहाँ पे amorphous material आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, and that is called as my pericentriolar material. Basically यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कुछ कैल्शियम आयंस होंगे, मैग्नीशियम आयंस होंगे आपके यहाँ पे, that is called as my pericentriolar material जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। Okay, this is my pericentriolar material. Both centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other. They are going to be perpendicular to each other, in which each has an organization like a cartwheel. इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कार्टव्हील जैसा होता है। अब देखो होता क्या है, अगर मैं सेंट्रियोल को ज्यादा डिटेल में ऑब्जर्व करता हूं, अगर मैं उसे निकाल के डिटेल में अगर मैं उसे ऑब्जर्व करता हूं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। और इसको अगर मैं और डिटेल में अगर मैं इसे देखता हूं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ मुझे दिखेगा ऐसा। ओके, सो दीज आर माय सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। एंड इफ यू ऑब्जर्व देम इन अ हाईली मोर डिटेल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो इसे हम कहते हैं कार्टव्हील स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं एज अ कार्टव्हील स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, आपके ये जो साइड में जो लगे हुए हैं ना, इसे हम कहते हैं ट्रिपलेट, इसे हम कहते हैं दे आर माय ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो गोल गोल बने हुए ना आपके, इनको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, और माइक्रोट्यूब्यूल के आपको यहाँ पे मिलेंगे ट्रिपलेट। याद रखना, यहाँ पे मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरे यहाँ पे ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, यू हैव अ ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो ट्रिपलेट मेरा माइक्रोट्यूब्यूल का है ये ऐसे कितने हैं मेरे यहाँ पे। तो अगर हम इसे काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। काफी जल्दी काउंट कर लिया, यस। सो विल हैव अ ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो आपको मिलेंगे, दे आर गोइंग टू बी 9। सो 9 ट्रिपलेट आपको मिलेंगे यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल के। आपको एक चीज याद कि ये मुझे मिलेंगे पेरिफेरी के अंदर, और ये सारे के सारे बीच में कनेक्टेड है आपके यहाँ पे एक सेंटर से, इसे हम कहते हैं सेंट्रल हब। हाँ, ये जो बीच में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, सेंटर में आपको ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज माय सेंट्रल हब। तो ये बात भी याद रखना, इसको आपको लेबल मतलब आपको ये याद रखना पड़ेगा हमेशा, दिस इज कॉल्ड एज माय सेंट्रल हब, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर सेंट्रल हब। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सेंट्रल हब में कोई माइक्रोट्यूब्यूल है क्या, तो आपका आंसर होगा वहां पे नो, राइट। अगर आपसे कोई आपके फ्रेंड्स पूछे बातों बातों में क्या सेंट्रल हब में कोई माइक्रोट्यूब्यूल होता है, तो आपने बोल देना है नहीं, नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इसका कॉम्बिनेशन पता है क्या बनेगा, इट विल बी कॉल्ड एज माय 9+0 अरेंजमेंट।
सेंटर में क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है वहां पे, इसलिए हम बोलेंगे इसे बीच में सेंटर आएगा, बीच में 0 आएगा, और पेरिफेरी में आपके हैं यहाँ पे 9 है मेरे यहाँ पे ट्रिपलेट, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज 9+0 अरेंजमेंट। तो याद रखना एमसीक्यू के अंदर वो लोग डायरेक्टली आपको पूछेंगे 9+0 अरेंजमेंट कहाँ मिलता है, तो आपका आंसर होगा आंखें बंद करके सेंट्रियोल्स। बस बबल आंखें बंद करके मत करना, लेकिन याद रखना 9+0 अरेंजमेंट इज समथिंग विच विल बी सीन इन माय सेंट्रियोल्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक बार फिर सुन लो अगर किसी को समझ नहीं आया तो, 9 मेरे यहाँ पे पेरिफेरी में है, यहाँ पे मेरे माइक्रोट्यूब्यूल्स, और सेंटर में मेरा एक भी माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बीच में 0 आएगा और पेरिफेरी में आपके यहाँ पे आएगा 9, सो दैट्स व्हाई 9+0 अरेंजमेंट विल बी सीन। ठीक है, क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है, सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। अब अगली चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू सी, देखो आपका जो सेंट्रल हब है ना यहाँ पे, इसके साथ मेरे माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे कनेक्टेड है, और इन्हें कनेक्ट मेरे यहाँ पे कौन कर रहा है? इसे कनेक्ट करे मेरे यहाँ पे रेडियल स्पूक्स। ये जो आपको तारे यहाँ पे दिख रही है ना, यहाँ पे जो लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही है जो इसको कनेक्ट कर रही है, दैट लाइंस ओवर हियर, दिस रॉड्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय रेडियल स्पूक्स। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेडियल स्पूक्स, रेडियल स्पूक्स। ठीक है, तो रेडियल स्पूक्स की मदद से दे आर ऑल कनेक्टेड विद द सेंटर, सो याद रखना दिस ट्रिपलेट आर कनेक्टेड विद द सेंटर विद द रेडियल स्पूक। तो इतनी बात याद रखना, इतनी बात अगर याद रखोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपका मिस आउट नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन के आंसर आप वहां पे निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे रखना। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर बताइए। सर एक और चीज पढ़ी थी, याद नहीं आ रही, जिसमें 9+2 अरेंजमेंट होती है सर, वो कौन सा? वो होता है सीलिया और फ्लैजेला के अंदर। यस सजला। ठीक है, ये हो गया सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स है, इसमें आपका है 9+0। सीलिया और फ्लैजेला जब तुम पढ़ते हो उसमें आता है आपका 9+2 वाला अरेंजमेंट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये रहा आपका 9+2 वाला अरेंजमेंट। यहाँ पे आपके हमारे डबलेट, so यहाँ पे आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे डबलेट ऑफ 9, सो यू हैव अ डबलेट ऑफ 9। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 9 होंगे टोटल पेरिफेरी के अंदर, और बीच में अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो बीच में आपको 2 माइक्रोट्यूब्यूल आपको मिल जाए, 1 और 2, दो आपको यहाँ पे सेंटर मिलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ 9+2 अरेंजमेंट। हाँ बताता हूँ, 9+2 अरेंजमेंट जो आपको मिलेगा, ये अरेंजमेंट आपको मिलता है 2 चीजों में। दिस विल बी सीन इन माय सीलिया एंड फ्लैजेला। सो फ्लैजेला और सीलिया के अंदर जो आपको अरेंजमेंट यहाँ पे मिलता है वो आपका होता है यहाँ पे आपका 9+2 का, राइट। सो 9 पेरिफेरी के अंदर और बीच में आपके 2 यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे भी बाकी चीजें यहाँ पे सेम रहेगी। अगर आपको यहाँ पे पूछता है कि बाहर 9 है और सेंटर में आपके यहाँ पे 2 है, तो बाहर के 9 कैसे कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे? सो दैट इज कनेक्टिंग बाय द रेडियल स्पूक्स। सो रेडियल स्पूक से जैसे आपके ये सेंटर में कनेक्ट कर पा रहे हैं, वहां पे रेडियल स्पूक था, यहाँ पे रेडियल स्पूक है। ओके, और याद रखना यहाँ पे आपको ये रेड कलर की जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो आपको सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, हाँ इसे हम बोलते हैं यहाँ पे सेंट्रल शीथ। इसे हम कहते हैं यहाँ पे सेंट्रल, नहीं रेड वाला बेटा, रेड वाला इज अ सेंट्रल शीथ। ओके, और जो बीच में जो ब्रिज बना हुआ है दैट इज माय इंटर डबलेट ब्रिज। जो ग्रीन कलर का यहाँ पे दैट इज माय ब्रिज ओवर, ये है मेरे यहाँ पे ब्रिज जो दोनों को जोड़ के रखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर आपके सामने ये पिक्चर आ जाए, या ये वाली पिक्चर अगर आपके सामने आ जाए, ये वाली पिक्चर आ जाए, सेम है, दोनों सेम है यहाँ पे आ जाए, तो याद रखना ये पिक्चर आपको मिलेगी अगर आप डिटेल में पढ़ोगे आपने सीलिया और फ्लैजेला को। दिस इज समथिंग विल गेट इन द सीलिया एंड फ्लैजेला। तो प्लीज भूलना मत ये बात को। सीलिया फ्लैजेला में अगर आपसे कोई पूछ ले ना वापस से, अगर आपका कोई फ्रेंड पूछ ले आपको एकदम से क्या होता है अरेंजमेंट यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी 9+2। ऐसे सवाल हमारे हिमाचल के बच्चों के फ्रेंड्स तो पूछा नहीं करते थे, शायद आपके पूछे। सो दैट इज गोइंग टू बी अ 9+2 अरेंजमेंट, यू विल गेट टू सी, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं 9+0 अरेंजमेंट क्या कहाँ मिलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? क्या सेंटर में मेरे वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। यस सर, होंगे। सेंट्रियोल्स में नहीं होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स बाबा, सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, सिर्फ सेंट्रल हब है। ठीक है, सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, ये जो पेरिफेरी में ये है मेरे माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सीलिया फ्लैजेला की, तो वहां पे मुझे सेंटर में भी मुझे मेरे माइक्रोट्यूब्यूल मिल जाता है। यू कैन सी द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स ओवर देयर, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। काम क्या होता है मेरे सेंट्रियोल्स का, काम क्या होता है बता दो जल्दी।
What is the role of centriole? protein formation. स्पिंडल फाइबर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, जो आप सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन आपने करना है और वो आप इसके थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये बात आपने यहाँ पे ऐड रखनी है। तो क्या इतनी कहानी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर Yes, sir. और कोई भी अगर शंका हो या सवाल हो या कोई क्वेरी हो विच इज द सेम थिंग, प्लीज पूछ लो यहाँ पे, ठीक है? क्लास का जो पढ़ाने का स्पीड है वो चल रहा है या नहीं चल रहा? यस सर नहीं चल रहा, लाइक समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बता देना अगर स्लो करना हो तो, ठीक है? तो these are the things we have done over here. Okay, these are the things we have done. इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी। These are the things. Apparently अभी आप इतनी चीजें याद रखो, right? इसमें अभी बस एक चीज रह जाती है आपके यहाँ पे, which is going to be the your cytoskeleton, which you can read by yourself as well. It's a very small topic. You can have a look at that from your end, ठीक है? So this chapter from my end has been completed. अब जो भी इसमें है बिट्स एंड पीस में चीजें बाकी, देखो मैं बता दो इसमें बाकी क्या है। बाकी मतलब जो चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। एक है आपका हिस्ट्री ऑफ सेल, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ सेल इज समथिंग यू हैव टू रीड बाय योरसेल्फ। शॉन शेल्डन ने क्या किया था, या आपका व्हाट वाज द रोल प्लेड बाय रॉबर्ट ब्राउन, व्हाट वाज द रोल प्लेड बाय रॉबर्ट हुक, वो सब आपको बताना है। देन यू हैव समथिंग ओवर एज माय साइटोस्केलेटन। आप एक बार अपने एंड से देखोगे, यू हैव टू रीड बाय योरसेल्फ एंड देन टेल मी इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दैट, राइट? ये दो चीज आपको, बाकी सारी चीज हमने यहाँ पे कवर कर ली है। इसके अलावा एक बार फिर खुद से इंसाइट से पढ़ना अपना सेंट्रियोल, रीड बाय योरसेल्फ द सेंट्रियोल्स एंड योर सीलिया एंड फ्लैजेला। ये एक बार आप अपने एंड से पढ़ोगे और फिर मुझे बताओगे कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा उसके अंदर, राइट? अदर देन दैट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड ओवर हियर। अब मैं आपके साथ सवाल शेयर करूंगा, नॉट अभी, आफ्टर द क्लास। इसमें कई सारे सवाल हैं, यू हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर जो आप एज अ होमवर्क आप सॉल्व कर सकते हो। यू कैन जस्ट सिट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड, ठीक है? बड़े आसान से सवाल है आपके यहाँ पे, सो टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस ओवर हियर। एक क्वेश्चन करें यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा 62 का? बताओ। Thylakoid will be having the chlorophyll pigment. एक तो अपने यहाँ पे कर लिया होमवर्क। इसका बताओ मुझे, देख लो ध्यान से, 58 नंबर का क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, देख लो ध्यान से एंड देन आंसर इन द चैट में करो, चैट में आंसर कर दो इसका। और ऐसा नहीं है एक ने कर दिया तो सब वही कर रहे हैं, ध्यान से करना। ओके, ऑलराइट, कुछ नहीं करे यहाँ पे। सो अमाइलोप्लास्ट यहाँ पे आएगा कार्बोहाइड्रेट के साथ आपके हिसाब से, इलियोप्लास्ट आपको जाएगा यहाँ पे प्रोटीन के साथ। सो यस, योर ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर, राइट? You still have many more questions over here. Please have a look by your end and try to solve these questions. ठीक है? जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज्यादा चांस होगी कि संडे को आपका टेस्ट और भी अच्छा जाएगा, ठीक है? So please make sure you do that. इसके अलावा मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, आई थिंक रात को शेयर करूंगा, थोड़ा लेट। सो प्लीज सॉल्व दैट असाइनमेंट एज वेल। और मैंने आपको बताया था, एक चीज मैंने आपको सिखाई है वो आपको करनी है। जब आप असाइनमेंट सॉल्व करते हो 25 क्वेश्चंस का, 20 क्वेश्चंस का, तो प्लीज उसका फोटो खींच के मेरे साथ शेयर करो एंड देन आई शेयर विद यू द आंसर की। सो प्लीज डू दैट। लास्ट टाइम काफी बच्चों ने किया था, काफी जगह करना बाकी भी था। सो इस बार मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि काफी लोग मुझे सबमिट करेंगे अपना होमवर्क करके। एंड प्लीज because of that we also get to know that how sincere you are in terms of your preparation, and to know that is a big thing as a faculty. We have to know that, right? So please make sure that you solve the homework and share that with me, right? It won't be more than 20 or 25 questions, but करना, ठीक है? So now if you have any kind of questions, अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप अपने सवाल अपने यहाँ पे आप पूछ सकते हो। Please go ahead and ask your question.